चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो मैं ये कह रहा हूँ आज आप सबों के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो सेंटअप एग्जाम हुआ उस सेंटअप एग्जाम का के बारे में हम आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे। कौन कितना नंबर आपका सही आया है, कितना गलत आया है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी आप ले लीजिए कि आप भी अपना क्वेश्चन आंसर लेके आइए और मिलाइए कितना आंसर आपका सही दिए हैं, कितना आंसर आपका गलत गया है। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। और अभी तक हमारे चैनल में आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन ने किया। तो किसने किया था? लेनिन ने किया था। अब देखते हैं तो क्वेश्चन में दूसरा क्या रहता है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में। अब देखते हैं उस क्वेश्चन नंबर क्या, चौथा में क्या साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन आयोग भारत आया था आपका 1928 ईस्वी में। कब आया था? 1928 में आया था। फिर क्वेश्चन में देखते हैं कि चौथा में क्या कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो वो थे आपका कौन? पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली था। क्वेश्चन में देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या कहता है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां पर होता है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहां पर होता है? ग्राम, कस्बा, शहर या नगर में? कहां पे होता है? तो कहां पे होता है? देखिए ग्राम में छोटा सा गांव होता है ग्राम, इसलिए वहां पे जनसंख्या ज्यादा नहीं होगा। और कस्बा, छोटा सा गांव को कस्बा कहते हैं। और नगर को थोड़ा सा उससे कस्बा और ग्राम से ज्यादा बड़ा होता है नगर, और नगर से भी ज्यादा बड़ा होता है क्या है? महानगर। नगरों को महानगर कहते हैं, देवों के देव को महाद्वीप कहते हैं। इसलिए नगरों को यानी बहुत सारे नगर मिलकर एक महानगर कहा जाता है। तो इससे सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ होगा? जहाँ ज्यादा जनसंख्या होगा वहां ज्यादा घनत्व होगा, इसलिए जनसंख्या घनत्व कहाँ है? महानगर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था आपका जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन में देखते हैं 7वें में क्या कहता है कि वेस्टफैलिया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? यानी एक आयरन स्टील कंपनी है, वो कहाँ स्थित है? वो काम है भद्रावती में। कहाँ है? भद्रावती में है। अब क्वेश्चन में देखते हैं 8 में क्या कहता है कि अप्रैल थीसिस किसने दी? अप्रैल थीसिस स्थित किसने दी? तो ये दिया किसने? लेनिन ने दिया था। लेनिन के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, लेनिन को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना होगा ताकि ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आए और इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना होगा। चलिए हम बताएंगे बाद में, जब जानकारी थोड़ा सा लेते हैं और भी थोड़ा आने दीजिए लेनिन को, तब लेनिन को हम अच्छा से खोल के बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं 9 में क्या कहता है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। अब क्वेश्चन में देखते हैं 10वां क्वेश्चन में 10वां में क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका था उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी था। क्वेश्चन नंबर 11 में किताब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो की गई थी कब? 1995 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1995 ईस्वी में। क्वेश्चन देखते हैं क्या कि 12 में क्या था, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? जहाँ हर किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब सबको मिला जुला के कहाँ पे रहता है, कौन रहता है? तो यह भारत में ही एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी अर्थव्यवस्था का रुपये का लेन देन होता है। चलिए बात करते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं? कृषि डेयरी तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसके साथ वन आ गया। अब देखो चीनी उत्पादन हो नहीं सकता है क्योंकि इसके साथ कृषि होना चाहिए, तभी आपको कच्चा माल यहाँ पे मिलेगा। यातायात, संचार एवं बैंकिंग। देखिए यातायात मतलब क्या होता है? जाना आना। संचार मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक बात को फैलाना, और बैंकिंग का मतलब है इसके साथ रुपए का भी लेन देन करना। तो यही होगा, क्या होगा? यातायात, संचार एवं बैंकिंग का काम होगा। चाहिए अब बात करते हैं क्या 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो इनमें से सभी होगा, क्योंकि आय विधि द्वारा की जाती है, वह विधि द्वारा की उत्पादन एवं मूल्य जोड़कर विधि किया जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रीय जो आय होता है प्रति व्यक्ति आय होता है। कैसे? देखिए अब जैसे कि मान लीजिए आपके घर में 100 रुपए की कमाई हुई, तो आपके घर में कितना परिवार है? आपके घर में अगर 5 परिवार है तो 20 रुपए प्रति आदमी की दर से
आपका राष्ट्रीय आय की गणना की गई। क्योंकि देखिए राष्ट्रीय आय में क्या होता है कि जैसे आपके घर में 100 रुपये अगर कोई एक आदमी लेके आया तो उस 100 रुपये में 4 आदमी का हिस्सा हुआ, 5 आदमी का हिस्सा हुआ, तो 5 आदमी को जो आप खंडित किए तो उस 5 आदमी का हक निकला ना, तो उस हक को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना के द्वारा ही निकाल सकते हैं। तो इसी तरह इसमें आय भी होगा, व्यय भी होगा, कितना आमदनी हुआ, कितना खर्चा हुआ, और एक आदमी पे कितना बोरा जोड़ना पड़ता है, कितना बैठा, तो उसी तरह हम जोड़ सकते हैं और उसी तरह हम बनाएंगे, तभी हमको राष्ट्रीय आय की जनगणना के द्वारा मिल जाएगा। तो चलिए इनमें से सभी इसका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में क्या है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, भारतीय बैंकिंग की प्रणाली शीर्ष पर है तो कौन है, तो वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि भारत की वित्तीय वर्ष कौन सा है, भारत की वित्तीय वर्ष कौन सा है, तो वित्तीय वर्ष कौन सा है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ये होगा नहीं होगा। चलिए 1 जुलाई से 30 जून तक, ये भी नहीं होगा। 1 अप्रैल से 1 मार्च तक। देखिए जैसे कि आप कहीं जन्माष्टमी जो मना रहा है तो जन्माष्टमी का गिनती भी होता है अप्रैल से मार्च तक, इसी तरह यहाँ पे भारतीय वित्तीय वर्ष इसका भी गिनती कब होता है, बैंक का गिनती जो होता है साल में एक बार जब हिसाब होता है तो उसी को वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो यहाँ पे कब होगा, अप्रैल से मार्च तक होगा। कब से होगा, अप्रैल से मार्च तक होता है इसका हिसाब बैंक का। चलिए अब बात करते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है, कौन सेवा गैर सरकारी है, तो ये होगा आपका कौन सा होगा, सैन्य सेवा, डाक सेवा, माल सेवा, रेल सेवा। ये देखिए डाक सेवा और रेल सेवा ये दोनों सरकारी है, माल सेवा, ये माल सेवा और सैन्य सेवा इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसके क्वेश्चन को इसको आगे करते हैं। चलिए इस दोनों 50% में, ये दोनों में से कोई होगा, सैन्य सेवा ही हो सकता है, माल सेवा तो हो ही नहीं सकता। चलिए गैर सरकारी। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, गरीबी के कुचक की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी, किस अर्थशास्त्री ने दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नक्स ने हो जाएगा। चाहिए अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, 20 में निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है। सब देखिए बीमारू राज्य की बात कर रही है तो यहाँ पे देखिए BI से बिहार हो गया, M से मध्य प्रदेश हो गया, A से हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद अब देखते हैं ऐसे अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद क्या यू से क्या हो गया, उड़ीसा हो गया, यानी कर्नाटक नहीं है। क्या है, एक कर्नाटक राज्य में नहीं आता है। क्वेश्चन में देखते हैं 21 में क्या कहता है कि क्वेश्चन में 21 में मंदार हिल किस जिला में स्थित है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है, तो ये है आपका कौन सा होगा, तो इसका अभी पता नहीं हमको, इसलिए इसको छोड़िए। अब बात करते हैं क्या 22 में क्या है, 22 में कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह है आपका असम में। कहाँ है, यह है आपका असम में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या 23, क्या क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो यह है आपका पटना में। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, क्या है 24, तो 24 में क्या रहता है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, तो इसका क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा, क्योंकि जमीन से रिलेटेड है ऊर्जा, कोयला, गैस और पेट्रोल, लेकिन सौर ऊर्जा नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या रहता है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, तो JL नेहरू ने कहा है। कौन कहा है, JL नेहरू ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या रहता है, काली मृदा, क्या कहता है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा है। क्या है, रेगुर मृदा। अब बात करते हैं 27 में, क्वेश्चन नंबर कौन सा 27, क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे हैं। 27 में क्या रहता है कि क्वेश्चन नंबर 27, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप। क्या है, समुद्र में भूकंप। अब क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कहता है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग क्या है, भूकंप तरंग पी तरंग है। क्या है, पी तरंग से हम घोषित करते हैं जो पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचता है। क्वेश्चन देखते हैं 28 में क्या कहता है कि 28 हो गया आपका 29, क्वेश्चन में क्या है 29 में क्या कहता है कि जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए, जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए, जलने में ठंडा पानी डालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बंधा हुआ है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो यह है सतलज नदी पे। क्या है, सतलज नदी पे। क्वेश्चन में 31 में क्या कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन गैस का
रिवास हुआ था? कौन गैस का रिवास हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का मिसाल हुआ था। क्वेश्चन में देखते हैं अब क्या होता है कि 32 में राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो यह आपका कहाँ है? यह आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? यह आपका उड़ीसा में। क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या 33 में क्या क्या पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में हुआ था। क्वेश्चन में देखते हैं अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर है आपका 34 आने वाला है। 34 में क्या कहता है? देखिए 34 में आपका कहता है कपास के लिए उपयुक्त मुद्रा है। कपास के लिए कौन सा मुद्रा उपयुक्त है? यानी मिट्टी कौन सा है? तो रेगु मुद्रा उपयुक्त है। कौन सा? तो रेगु मिट्टी आपका उपयुक्त कपास के लिए। चाहिए कपास बोना है तो इस रेगु मिट्टी का उपयोग कीजिएगा। कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? कौन करती है विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित? तो ये करती है आपका ओजोन परत का क्षरण ओजोन परत का क्षरण करती है प्रभावित। चाहिए प्रभावित मतलब खत्म करना या बाध करना या नहीं, उससे थोड़ा सा निगेटिव काम करना चाहिए। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? सबसे बड़ा प्रजातंत्र यानी लोक शासन सदस्यता कहाँ पे है? तो जो जहाँ पे प्रजा राज करे, राजा के लिए प्रजा होना चाहिए, तो इसे राजा के ऊपर प्रजा यहाँ पे है, तो कहाँ है? भारत में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 37 में क्या कहता है? हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया? कौन सा बदला गया? तो यह है जम्मू कश्मीर में ही सांसद बदला गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 38 में क्या कहता है? पंचायती राज्य का उच्चतम स्तर क्या है? पंचायती राज्य जहाँ पे पंचायत होता है उसको पंचायती राज्य कहते हैं। और उच्चतम स्तर यानी छोटा मोटा पंचायत नहीं, पंचायतों का पंचायत, बड़े पंचायत को कहाँ पे है? ये उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है? तो ये है पंचायत। ग्राम पंचायत में सबसे छोटा है, पंचायत समिति ग्राम पंचायत से थोड़ा सा बड़ा होता है, और जिला परिषद सबसे बड़ा होता है। दोनों में से इनमें से कोई नहीं, तो यह होगा जिला परिषद। कौन होगा? जिला परिषद। क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है 39। इससे बाद 39 में आने वाला है। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है या अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल में जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके आपके जरिए से। निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? कौन है? निम्न संघ राज्य अमेरिका यानी किसके साथ नहीं है? एक पक्षीय विधायिका यहाँ पे विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है, क्या है? नहीं एक राज्य विशेषता एक पक्षीय विधायिका क्या है? एक पक्षीय विधायिका यानी एक पक्ष का यह विधायक नहीं बनता है। कहाँ पे? संघ राज्य यानी संयुक्त राज्य ऑफ अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था किसने? जयप्रकाश नारायण ने किया था। कौन किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व। ये तो आप हो गया 12वीं का हिंदी का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। संपूर्ण क्रांति 12वीं का हिंदी में है। चलिए किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था? किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था? 1905 ईस्वी में लागू किया था। 1905 ईस्वी में लागू किया था। अब क्वेश्चन देखते हैं 42 में क्या कहता है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में सबसे पहले तो भारत की जब बात करेंगे नहीं तो हमारे दिल एकदम बहुत बड़ा हो जाता है जब नहीं क्वेश्चन में भारत की बात आ गई, यानी क्वेश्चन भारत से रिलेटेड है, भारत से बाहर क्वेश्चन नहीं लिया गया। तो ये भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो यह है संघीय और संसदीय प्रणाली। संघीय और संसदीय प्रणाली, यहाँ पे संसद भी काम करता है और संघ में संघ लेने वाला नेतागण सब कोई काम करता है मिलजुल के। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या आता है? क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। तो ये किसका क्या है? अलगाववाद का है। कुपरिणाम किसका होगा? ये अलगाववाद का कुपरिणाम है, अलग से रहने का बात कर रहा है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या था। 44 में 43 हो गया, 44 में देखते हैं। 44 आ गया। देखिए क्या कहता है कि महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया था? तो भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन चलाया गया था। किसके? महेंद्र सिंह टिटोरी के नेतृत्व में, यानी उसके सहयोग से चलाया गया था। चलिए क्वेश्चन में 45 में क्या कहता है? निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो सबसे पुराना राजनीतिक दल कहा जाए तो 1885 में हुआ था राष्ट्रीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हुआ था। 1885 ईस्वी में हुआ था। 1885 याद रखिएगा। चलिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। अब बात करते हैं 46 में क्या आता है? विविधताओं के
बीच सामंजस्य की स्थापना की सार्वधा कहां पे, यहाँ पे दिखाई देगा आपको, कम दिखाई देगा होगा। देखिए क्या कहता है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है, किस शासन व्यवस्था में होती है, तो ये होता है लोकतंत्र में होता है। किसमें होता है? लोकतंत्र में होता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला, किस पार्टी को बहुमत मिला, तो ये मिला था आपको जनता पार्टी को। किसको मिला था? जनता पार्टी को मिला था। 48 में क्या था, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ, तो ये हुआ था राजस्थान से। कहां से हुआ था? राजस्थान से हुआ था। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे 49 में, क्या कहता है, 49 में भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था भारतीय संविधान सभा का गठन। उसके बाद देखते हैं 50 में क्या था, किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, किस सूची? समावर्ती सूची, यानी समावर्ती सूची कब हुआ था? 1947 से 1952। देखिए पहले समावर्ती सूची में कितना था, सूची था, तो इसमें पहले था आपका कानून कितना था? 47 था। लेकिन अब समावर्ती सूची में कितना कानून बन गया है? 52 कानून बन गया। कितना है? 52 बन गया है। चलिए अब बात करते हैं आगे, क्या कहता है 51 में, क्या कहता है 51 में, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? पहले कितना था? पहले 7 था, अब हो गया 8। कितना हो गया केंद्र शासित प्रदेश? कब हो गया? 8 हो गया। पहले 10 भी था शायद। चलिए अब बात करते हैं कि 52 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से हुआ था, किस राज्य से हुआ था? तो ये हुआ था आपका राजस्थान से हुआ था, राजस्थान से हुआ था। उसके बाद राजस्थान में कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को हुआ था। किस? 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 में क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। तो अब बात करते हैं क्या 53 में, क्या कहता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया, कितना प्रतिशत महिलाओं को? तो 50% प्रदान किया गया था, 50% प्रदान किया गया था महिलाओं को। चलिए क्वेश्चन मिलते हैं आगे, क्या कहता है कि कितना 53 हो गया। अब देखते हैं 54 में देखते हैं हमें। अब जहां आप लोग को लगेगा कि नहीं थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं, हम वहां जरूर बताने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बात करते हैं 53 में, क्या कहता है 53 में देख लेते हैं आप, निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? 5 वर्ष तक होता है। चलिए अब बात करते हैं 55 में कि पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था, पानी की कमी के कारण कहाँ संघर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका, कहाँ पे हुआ था? इसका कोई सटीक आंसर नहीं मिला अब तक हमको, इसलिए नहीं दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे, क्या कहता है कि 56 में अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में इसका मंदिर स्थित है। कंबोडिया में इसका मंदिर स्थित है। किसका? अंकोर वाट का। संतावन में क्या कहते हैं, गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे? 1917 में आए थे। ये बच्चा भी जानता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जो पैदल चले थे वहां तक आए थे, पैदल। कहां तक? चंपारण तक, दिल्ली से चंपारण। चाहिए क्वेश्चन नंबर 58, किस पुस्तक को साम्यवादियों की बाइबिल कहा गया है? किस पुस्तक को साम्यवाद की बाइबिल कहा गया है? तो ये आपका कहा गया है दास कैपिटल। देखिए दास कैपिटल में क्या होता है, 10वां कैपिटल में क्या है कि इसमें पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब चैप्टर जो इसमें था, तो इसलिए इसको बाइबिल कहा गया। किसका? साम्यवादी का बाइबिल कहा गया। तो ये अब बात करते हैं आगे 58 में 59 में क्या कहता है कि देखिए आपको दिखाई देगा अच्छा से, हाँ दिया है। चलिए इसमें क्या कहता है कि गांधी जी ने किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? किस गोल सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। देखिए गांधी जी गोल सम्मेलन में जो गए थे तो वो द्वितीय में गए थे। किसमें द्वितीय? ये कब हुआ था? 1931, 29, 30, 31 में हुआ था। 29, 30, 31 में 3 सम्मेलन हुआ था। तो अब बात करते हैं क्या कि 60 में
साथ में क्या था, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, इसका भी सटीक आंसर नहीं मिला अब तक हमको। चलिए कमेंट कीजिएगा जिसका इसका आंसर छूट रहा है, आप कमेंट कीजिएगा, आप उसको पता हो तो जरूर कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। एक्सेप्ट में क्या होता है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किस वर्ष उद्देश्य से हुआ, किस उद्देश्य से हुआ था गोलघर का निर्माण, तो अनाज में भंडार की कमी हो गई थी, इसलिए हुआ था। यहाँ पे क्या होता, पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था। चलिए अब बात करते हैं कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ष का शोषण हुआ था, पूंजीपतियों वर्ग के द्वारा किस वर्ष का शोषण किया गया था, तो ये आपका किया गया था श्रमिक वर्ग से। क्यों, देखिए बहुसंख्या वर्ग का शोषण जो तो होता है तो वो शासक वर्ग द्वारा किया गया था, वो अर्थव्यवस्था के रूप में ऑप्शियन यानी ऑप्शियन विशेष आया था। क्या था, ऑप्शियन विशेष आया था। शासक वर्ग ने अपने श्रम का सस्ते में भुगतान करके मजदूरों का शोषण किया। क्या किया, सस्ते में मजदूरों को वहां पे काम कराया था, सुनिश्चित करने की किया था इस समय के लिए, उसी समय के लिए, यानी कम रुपए में मजदूरों को खटाना, उसी को शोषण कहते हैं। यानी शोषण, किसी को उसका हक छीनना, उसको भी शोषण कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे किसका हक छीना गया, मजदूरों का हक छीना गया था, किसके द्वारा, तो ये आपका हो गया ऑप्शियन विशेष के द्वारा, ऑप्शियन विशेष के द्वारा। अब बात करते हैं क्या आगे में क्या था, तीसरे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हुआ था 1944 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या रहता है, विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई, तो विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी 1929 से ही शुरू हो गया था। कब से, 1929 से ही आर्थिक मंदी की शुरुआत हो गई थी। महात्मा गांधी किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, महात्मा गांधी किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो देखिए यंग इंडिया जो होता है एक साप्ताहिक पत्रिका थी। क्या थी, एक यंग इंडिया की पत्रिका का प्रकाशन किया था, क्योंकि इस साप्ताहिक पत्रिका थी, महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे इस यंग पत्रिका को। पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। गांधी जी ने अपने विचार एवं प्रदर्शन को प्रकाशित करने के लिए आरंभ किया था, इसको अपना विचार जो है उसको अपना मतलब फैलाने के लिए आरंभ किया था। इसके लेखों में अनेक सूक्तियां होती थी, इसके लेखों में क्या होता, अनेक सूक्तियां होती थी जो लोगों के लिए महान प्रेरणा का कार्य करती थी। तो ये होता था यंग इंडिया के बारे में थोड़ा जानकारी दे दी आपको। देखिए अब बात करें 66 में क्या था, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। देखिए दूध कहाँ होगा, जहां गाय मवेशी ज्यादा होगा, गाय भैंस जिनका दूध होता है वो ज्यादा होगा, तब ना दूध का उत्पादन बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है यूएसए दुनिया का सबसे पहला दूध उत्पादन करने वाला देश है। क्या है यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए भारत इस मामले में दूसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसमें ज्यादा दूध का डेयरी बना हुआ है, ज्यादा फार्म है और वहां लगभग 15,000 से भी ज्यादा गाय पाली जाती है, इसलिए वहां पे दूध ज्यादा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्या 67 में क्या कहता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। द्वितीय जो वहां पता है महात्मा गांधी द्वितीय में गया था तो वो कहाँ गया था, तो वो आपका गया था जोहान्सबर्ग में गया था। कहाँ गया था, जोहान्सबर्ग में गया था। देखिए अब बात करें द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए पर्यावरण का पृथ्वी सम्मेलन द्वितीय 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक दक्षिण अमेरिका के जोन हाउसन में सतत विकास के पक्ष में राजनीतिक प्रतिबंध और इसके लिए वास्तविक एक कदम उठाए जाने की उम्मीदों के साथ आयोजित किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी गए थे। कब गए थे, 26 अगस्त और 4 सितंबर 2002 में गए थे। 26 अगस्त 4 सितंबर 2002 में गए थे। कौन, महात्मा गांधी जोहान्सबर्ग में गए थे, क्या करने के लिए, आवाज उठाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं दूसरा क्या कहता है। 68 में क्या कहता है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेतन बढ़ा है। क्या है, फ्लोराइड का बढ़ा है। किसका, फ्लोराइड का बढ़ा है। थोड़ा सा क्वेश्चन पर इस पर ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन गलत आंसर हुआ तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा 68 नंबर का। ग्रीन बुक में शामिल किया गया है। ग्रीन बुक में कौन शामिल किया गया था, असाधारण पौधों की सूची शामिल किया गया था ग्रीन बुक में। चलिए अब बात करते हैं 70 में क्या रहता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान
कहाँ है? ये है आपका गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है ये राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं कि 71 में 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग किया था? तो ये किया था 10 किलोग्राम का, 10 किलोग्राम का किया था उपयोग मैगजीन इस्पात, 1 टन इस्पात बनाने में। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? देखिए अनवीकरणीय, इसको हम हटा दिए तो नवीकरणीय होगा। क्या होगा? और को हटाने पर नवीकरणीय होगा। तो हम पे सबसे पहले जान लेते हैं नवीकरणीय किस होता है, उसके बाद हम अवनीकरणीय कहते हैं। देखिए क्या होता है कि नवीकरणीय ऊर्जा ये एक ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है, जल, पवन, सौर, पेट्रोलियम। ये चारों में से 3 को करती है, लेकिन एक नहीं करती है। वो कौन नहीं करती है? देखिए इसमें से सौर ऊर्जा भूमि तापीय है। क्या है? सौर ऊर्जा जो है वो भूमि तापीय है। और पवन ऊर्जा जो पवन और ज्वार, जल और बायोमास के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया जाता है। उल्लेखनीय यह है कि कभी किसी समाप्त नहीं हो सकती, यह कभी समाप्त नहीं हो सकती और इसे लगातार नवीनीकृत किया जाता है, नवीनीकृत किया जाता है। तो कौन? जल, पवन और सौर। देखिए थोड़ा सा जल गंदा हो जाए दल को साफ किया जाता है। पवन यानी हवा थोड़ा गंदा दूषित हो जाता है तो पेड़ पौधा लगाओ, इससे हवा हमेशा शुद्ध होता है। अच्छा सौर जो है वो सौर गैस होता है, वो भी कभी भी गंदा हो जाता है, उसको क्या होता है, उसको मतलब फ्रेश करता है। कौन? हवा के माध्यम से उसको फ्रेश किया जाता है। चलिए अब बात करें पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ही अनवीकरणीय होगा, इसका आंसर मार दीजिए डी नंबर। चलिए अब बात करते हैं 73 नंबर क्या, तो वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? देखिए ये भी क्वेश्चन कोई खास नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको याद नहीं रहता है खरीफ कौन है, रबी कौन है, जायद कौन है, कौन है, ये तीनों फसल कौन कौन किसमें आता है यही हमको याद नहीं रहता है, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी अब देते हैं। देखिए वर्षा ऋतु में जो फसलें उगाई जाती है वह कह जाती है खरीफ फसल। क्या कहता है? कह जाती है खरीफ फसल कह जाती है, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है वो खरीफ फसल कहते हैं। देखिए प्रमुख खरीफ फसल क्या होता है? ज्वार होता है, भाटा होता है, धान होता है, मक्का, मूंग, सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू आदि ये सब जो होता है एक खरीफ फसल के नाम से जाना जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 74-75 द्वितीय क्षेत्र संबंधित है। देखिए द्वितीय क्षेत्र क्या संबंधित है? तो द्वितीय क्षेत्र के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए द्वितीय क्षेत्र होता है कि हम माध्यमिक क्षेत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र को माध्यमिक क्षेत्र के नाम से यानी बीच वाला जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं माध्यमिक क्षेत्र। तो ये द्वितीय क्षेत्र में विद्युत उपकरण का निर्माण होता है, खाद निर्माण होता है, कपड़ा उत्पादन होता है, हस्तशिल्प यानी पत्थर भी मूर्ति भी बनाया जाता है और उद्योग शामिल है। इस सब में उद्योग शामिल है। उदाहरण के लिए लोहा अयस्क का उपयोग करके विनिर्माण की प्रक्रिया के जरिए हम कार बना सकते हैं, बस बना सकते हैं, रेल बना सकते हैं इत्यादि इससे बड़े बड़े सामान को हम बना सकते हैं। इसलिए क्या कहता है द्वितीय क्षेत्र संबंधित नहीं है। किससे नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा कृषि से संबंधित नहीं है, सेवा से संबंधित नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र से है। किससे है? तो औद्योगिक क्षेत्र कंपनी से। क्या है? औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित। तब ना हो जाएगा ये सब कुछ बना सकते हैं, कार, बस, ट्रेन है, कुछ भी बना सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहता है? 75 क्वेश्चन नंबर में पटना शहर किस नदी के किनारे है? कि क्या बताएंगे इसके बारे में? पटना शहर के बारे में नहीं बताएंगे तब भी चलेगा, लेकिन गंगा इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहता है? निम्न में से कौन आपदा मानव जनित है? आपदा मानव जनित कौन है? तो आतंकवाद एक आपदा मानव जनित है। देखिए बाढ़ जो है वो एक आपदा है, सुनामी भी है तो वो आपदा है, भूकंप भी है तो वो आपदा है। तीनों अपना मतलब अपने मर्जी से नहीं, एक गॉड के मर्जी से आता है। लेकिन आतंकवाद जो है वो इंसान जो मानव होता है, मानव जाति वो खुद बनता है आतंकवाद। इसलिए मानव जाति के लिए क्या है? आतंकवाद होगा। ये सब क्या है? प्रकृति का देन है। कहाँ कब सुनामी पड़ जाए, कहाँ कब बाढ़ आ जाए, कब भूकंप हो जाए, आज यहाँ है कल कहाँ होंगे कोई पता नहीं, ये सब गॉड के ऊपर के हाथ में है। लेकिन आतंकवाद जो बनना है किसी को तो वो अपने हाथ में है। ये देखिए लेनिन की मृत्यु की बात किया जाती है, लेनिन फिर आ गया। ये लेनिन क्यों नहीं भागता यहाँ से? लेनिन तो बार बार आता ही है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। लेनिन के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में होता। कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है कि लेनिन की मृत्यु 1977 में होता। देखिए लेनिन के बारे में थोड़ा जानने से पहले क्या होता है कि व्लादिमीर इलियच उमयावो ये नाम था। ये कितना बड़ा नाम है? ये नाम था इसका क्या?
लेनिन की, जिन्हें लेनिन के नाम से भी जाना जाता है। एक रूसी साम्यवाद था। क्या था? एक रूसी साम्यवाद था। उसमें एक क्रांतिकारी था। क्या था? उसमें एक क्रांतिकारी था, राजनीतिज्ञ था तथा राजनीतिक सिद्धांतकार थे। ये कौन था? ये लेनिन था। ये क्या था? क्रांतिकारी भी थे, राजनीतिज्ञ भी था। राजनीतिज्ञ मतलब राजनीतिक के बारे में जानकारी रखना, इसको राजनीतिक कहते हैं। तो अब राजनीतिक भी था, सिद्धांतकार थे। ये बहुत बड़े आदमी थे। लेकिन लेनिन को रूस में बोल्शेविक की लड़ाई के नेता के रूप में भी प्रसिद्ध हुई थी। वो कहाँ होता? बोल्शेविक जो लड़ाई हुआ था उसके प्रसिद्ध थे वो। वह 1917 ईस्वी से 1924 ईस्वी तक सोवियत रूस के और 1922 से 1924 तक सोवियत संघ के भी हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे। कहाँ रहे? तो हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे। किसका? सोवियत और रूस का। किसका? सोवियत और रूस का रहे। तो ये अब बात करते हैं कि इसकी जन्म की बात किया तो इसमें जन्म की बात तो हम बता देते हैं कि 24 अप्रैल 1870 में इसका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात किया जाए तो 1924। कब? 21 जनवरी 1924 में इसका मृत्यु हुआ था। 21 जनवरी 1924। क्वेश्चन देखते हैं 78 में क्या है? निम्न में से कौन साम्य संरचना का अंग है? सामयिक संरचना का अंग कौन सा? देखिए, शिक्षा जो ये सामाजिक एक संरचना है। शिक्षा अगर नहीं का समाज में तो हम शिक्षित नहीं बन पाएंगे, हमें अकल ज्ञान की बहुत कमी हो जाएगी। लेकिन नागरिक सेवाएं, देखिए हम एक दूसरे का सेवा करने का मतलब ये होता है कि एक नागरिक सेवा है। इतनी हम किसी का सेवा करते हैं वो भी एक सेवा है और एक सामाजिक कार्य है। तो स्वास्थ्य सेवा है। देखिए किसी का अचानक तबीयत खराब हो जाता है, किसी को बीमार पड़ता है या किसी के पास खाने की कुछ नहीं रहता है, तो एक हम उसे सेवा जो करेंगे, हम उसे कुछ देते हैं, उसकी मदद करते हैं, वो क्या हो गया? वो एक हो गया सामाजिक सेवा। यानी ये क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 79 नंबर देखते हैं। कहाँ है 79 नंबर? यहाँ है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन की बात किया है तो कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, शायद होगा यहाँ पे 52 में होगा। इसका आंसर हमको कंफर्म नहीं पता है। चलिए अब बात करते हैं किसका नंबर? क्वेश्चन नंबर 80 का। क्वेश्चन नंबर 80 हम देख लेते हैं क्या कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मुंबई। मुंबई होगा इसका आंसर। क्या होगा? मुंबई हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, और इतना टाइम तक देखने के लिए। हाँ, अगर जहां भी क्वेश्चन छूट गया है तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। हम बहुत खुश हैं आपका कमेंट देख के, हम बहुत खुश हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? साम्यवाद एवं आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था क्या थी? इसके बारे में दिया है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ? ये सब दिया हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो चलिए ये सब को भी आपको बनाना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के।